नमस्कार, मैं हूं विकास गुजर और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, करनाल का हाई प्रोफाइल रिश्वत कांड दिन प्रतिदिन सुर्खियां बटोर रहा है और सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि सरकार ने इस मामले को पूरी तरह से दबा दिया है। दोस्तों, बात करेंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राठौर। जानना चाहेंगे कि आखिरकार जो ये हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार का मामला है, जिसमें डीटीपी पकड़े जाते हैं, तहसीलदार पकड़े जाते हैं, डीटीपी का ड्राइवर पकड़ा जाता है और बहुत से लोगों के नाम आते हैं, आखिरकार 3 गिरफ्तारियों के बाद विजिलेंस, राठौर साहब, बाकी लोगों की गिरफ्तारियां क्यों नहीं कर पाई? देखिए, इस बात का तो जवाब विजिलेंस देगी और इस बात का जवाब देंगे मनोहर लाल खट्टर जी और दे भाजपा की सरकार, और इस बात का जवाब दें प्रदेश के होम मिनिस्टर अनिल विज जी। जहाँ तक इस सारी तफ्तीश की बात है, मैं ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। सुखीजा जी, मैंने पहले दिन से ये कहा है कि ये जो मुकदमा दर्ज हुआ, इसमें जो गिरफ्तारियां की गई, ये सरकार की मजबूरी बन गई थी। मजबूरी इसलिए बन गई थी कि एफआईआर रजिस्टर होने से पहले कंप्लेनेंट ने डीटीपी की रिकॉर्डिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स कर ली थी और उस रिकॉर्डिंग्स के अंदर जो सूत्र बताते हैं, काफ़ी हाई प्रोफाइल नाम जो हैं लोगों के, रसूखदार लोगों के बारे में सूचनाएं, उनके बारे में जानकारियां, उनके बारे में उनके नामों के खुलासे उन रिकॉर्डिंग्स के अंदर थे। इसलिए सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं बची थी सिवाय इसके कि एफआईआर रजिस्टर करके इन दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब सवाल ये है, एक तरफ तो सरकार ने पब्लिक के अंदर भी ये संदेश देना है कि हम करप्शन के अगेंस्ट, हमारी सरकार की टॉलरेट नहीं करती किसी प्रकार से, तो उनको तो गिरफ्तारी दे करके ये संदेश देने का प्रयास, और इसको हाईलाइट काफ़ी किया गया सरकार के द्वारा कि जैसे करप्शन के खिलाफ जो है वो भाजपा की सरकार लड़ रही है। परंतु साथ ही सरकार कैसे ये दोनों मुलजिम केस कमज़ोर करके कानूनी शिकंजे से बाहर निकलें, उसकी भी पटकथा मुझे ऐसा लगता है कि सरकार साथ साथ रचती जा रही थी। और हालात ऐसे बता रहे हैं, जो सरकमस्टांसिस हैं वो ये बता रहे हैं कि सरकार बिल्कुल गलत दिशा के अंदर इस तफ्तीश को लेकर के जा रही है। आपको याद होगा कि जैसे ही एफआईआर रजिस्टर हुई, हज़ारों रजिस्ट्रियों की कॉपियां हमने आप सब साथियों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक की। हमें उम्मीद थी कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक सीरियस अप्रोच सरकार लेगी और उचित कार्रवाई, जिन लोगों ने भी फर्जी रजिस्ट्रियाँ, फर्जी आईडीज़ का प्रयोग करके रजिस्ट्रियाँ कराई, उनके खिलाफ सख्त और ठोस कार्रवाई होगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर हमने विजिलेंस से समय मांगा। समय मांगने के बाद पूरी डिटेल हम उन तमाम रजिस्ट्रियों की देकर के आए और विजिलेंस को सौंप के आए, और जो साफ साबित करता है कि अनअप्रूव्ड कॉलोनियों के अंदर अप्रूव्ड कॉलोनी की आईडी का इस्तेमाल किया गया। जब आपने एक फर्जी आईडी का इस्तेमाल किया, सुखीजा जी आप भी लॉयर हैं, तो जैसे ही आपने एक फोर्ज डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया और फोर्जरी कर दी, तो वो आपने 467 का ऑफेंस कमिट कर दिया। जैसे ही आपने फोर्ज डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर दिया, यानी कि आपने फोर्ज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे रजिस्ट्री कर दी, तो वो इस्तेमाल हो गया, तो 471 का ऑफेंस कमिट हो गया। जैसे ही आपने रजिस्ट्री कर दी, तो सरकारी खजाने को एकदम से आपने नुकसान पहुंचाया, और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की एवज में आपने रिश्वत ले ली, तो करप्शन एक्ट भी हो गया, और 409 का ऑफेंस भी आपने साथ के साथ कमिट कर दिया। 420 भी हो गई, तो 420, 467, 471, 409 जो कि बड़े गंभीर अपराध हैं, जिनके अंदर उम्र कैद तक के प्रावधान है, उन धाराओं को आज तक केस के अंदर लगाया नहीं गया है। अब
होता क्या है कि जनता कानूनी टेक्निकलिटी को नहीं समझती। अभी तक धारा 7 और धारा 13 के अंदर मामला है। कानून ये है कि अगर तफ्तीश 60 दिन में चार्जशीट नहीं आई तो मजबूरन 167(2) सीआरपीसी के कानून के तहत इन दोनों को जमानत पे छोड़ना पड़ेगा। 12 अप्रैल की पहली गिरफ्तारी है और शायद डीटीपी की गिरफ्तारी कुछ दिन पहले की है, उससे पहले की है 12 मार्च। तो 12 मार्च लगभग अब 2 महीने होने वाले। 12 मार्च से 12 अप्रैल आप गिन लीजिए 30 दिन। 12 अप्रैल से 12 मई 60 दिन। यानी कि अगर 12 मई तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई, तफ्तीश कंप्लीट नहीं हुई और 173 की रिपोर्ट आईओ के द्वारा इलाका मजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं हुई तो जमानत एज अ मैटर ऑफ राइट उनका अधिकार बन जाएगा जमानत लेने का। बिल्कुल। तो आप इस सारे मामले, एक तो आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई और चार्जशीट के अंदर धारा 467, 471, 409 ऐड नहीं करी, तो अब क्या होगा ऐसी परिस्थिति में? एक तो अगर उन्होंने चार्जशीट फाइल कर दी विद इन 60 डेज तो 467, 477 जैसे गंभीर अपराध जो है वो उसके अंदर ऐड ऑन नहीं कर पाए, ऐड नहीं होंगे। और अब आपको मैं ये बता दूं कि 471 और 467 ऐड क्यों नहीं हुआ। अगर 467 और 471 ऐड कर देते जिसके अंदर 10 साल से ज़्यादा समय का प्रावधान है, तब समय 60 दिन से 90 दिन का हो, इनको एक महीना और मिल जाता, एक महीना और मिल जाता चार्जशीट फाइल। समझ रहे मेरी बात को? बिल्कुल तो एक महीना और मिल जाता। बिल्कुल ठीक बात है ये। अब आम आदमी की तो समझ में नहीं आती बात, ये टेक्निकलिटी। हमें तो दिख रहा है ये क्या कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ इन धाराओं को ऐड ना करना कहीं ना कहीं 60 दिन का बेनिफिट और उनकी बेल का राइट 167 के अंदर तैयार कराने के लिए किया जा रहा है। अब हो सकता है आज हमने ये बात कर दी तो हो सकता है कि चार्जशीट विद इन 60 डेज ये फाइल कर दें। तो मेरा तो सुझाव, देखिए अब बात घूम फिर के आती है तफ्तीशी एजेंसी के ऊपर। शुरू से लग रहा था कि तफ्तीश जो है वो एक सीरियसनेस की तरफ बढ़ रही है, पर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के हाथों को बांध दिया गया है। मैंने 2 दिन पहले भी एक चैनल के ऊपर इंटरव्यू में कहा कि परिस्थिति वैसी है कि जैसे किसी को आप बॉक्सिंग रिंग के अंदर बॉक्सिंग करने के लिए उतार दें और उसके हाथों को पीछे से बांध दें। लग तो ऐसा ही रहा है बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फेयर इन्वेस्टिगेशन करना भी चाहेगा तो भी वो कर नहीं पाएगा। तो होना क्या चाहिए? होना तो सिंपल ये चाहिए कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा सीधे और कड़े निर्देश दिए जाने चाहिए कि इन तमाम धाराओं को भी ऐड करके तफ्तीश को लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेकर के जाएं और जो लोग इसमें संलिप्त हैं और सारा एविडेंस जो है वो कहीं से कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो पोर्टल के ऊपर ही पड़ा है। ये 4000 फर्जी रजिस्ट्रियाँ कहीं से इकट्ठी नहीं करनी है। पोर्टल पे जाना है, क्लिक करना है, प्रिंटर को लगाना है, एक एक करके सारी प्रिंट आउट निकल आएंगे। तो ये तो कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये समझ से परे है कि इन तमाम मुद्दों के ऊपर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो मेरा मुख्यमंत्री से अपील है कि वो बॉक्सिंग करने वाले खिलाड़ी के हाथों को खोल दें, उनके हाथों के ऊपर रस्सियाँ जो बांध दी उन्होंने उन रस्सियों को खोलें ताकि जो वो खिलाड़ी है यानी इन्वेस्टिगेटिंग अफसर वो खुल करके मैच को खेल ले। तो यहाँ जो खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं राठौर साहब कि इसमें फोगाट साहब एसपी हैं विजिलेंस के और उनकी ईमानदारी की लोग कस्में खाते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पूरा मामला सस्पेक्टेड होता जा रहा है। सरकार की इन्वॉल्वमेंट पूरी तरह से दिख रही है कि जब इतने लोगों के नाम है, आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, काफ़ी लोगों के बीच में नाम आ चुके हैं। 3 लोगों को सरकारी गवाह बनाया गया, 2 कॉलोनाइजर हैं और एक व्यापारी है। इन तीनों को सरकारी गवाह बना लिया। आपको क्या लगता है ये पूरा मामला
किस दिशा में जाके फंस गया है? देखिए ये सीधा सा एक क्वेश्चन है। ये मैं किसी की ईमानदारी पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूँ, उठा रहा हूँ। मेरा तो सीधी सी बात ये है, एक लीगल एंटिटी होने के नाते, एक फौजदारी का वकील होने के नाते, मैं जिस प्रकार से चीज़ों को देखता हूँ उस प्रकार से, उसके हिसाब से सही दिशा के अंदर आज के दिन तफ्तीश नहीं है। मेरा आपके माध्यम से खट्टर साहब को ये कहना है कि एक लीगल राय है, जिस राय के हिसाब से इस केस में 467, 471, 409, 420 की धारा इजाद होनी चाहिए। अगर मेरी बात गलत है तो बीजेपी के लोग अपने लीगल सेल से बात कर लें। खट्टर साहब के पास एडवोकेट जनरल हरियाणा है, मैं रजिस्ट्री की कॉपियां उनके पास भेज देता हूँ। बहुत बड़ी फौज है उनके पास। उनके पास पूरी फौज है। या तो वो ये कहें जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, मेरे से उनके लीगल एजी ऑफिस के लोग डिबेट कर लें, पर इस विषय पे मैं डिबेट कानून के ज्ञाता के साथ ही करूँगा। प्रवक्ता इस मसले में ना तो वो लीगल चीज़ों को समझते हैं, उनको तो रटी रिटाई बात जो है वो करनी होती है कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन है। उनको नहीं जानकारी कि भाई कानून की पेचीदियाँ क्या हैं। वो तो जो पार्टी लाइन के ऊपर बात, वो अलग चीज़ है। जो इनके पास बेस्ट लॉयर्स अवेलेबल हों वो उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मेरे से खुली चर्चा कर लें, मैं उस चर्चा के लिए तैयार हूँ। परंतु आई वॉश करनाल के लोगों का और प्रदेश की जनता का ना करें। एक तरफ डिंडोरा ना पीटें कि वो करप्शन को लेकर के बड़ा सीरियस एटीट्यूड जो है वो सरकार ने बना रखा है, जबकि मुझे लगता है कि ऑनेस्टी कोई नहीं टॉलरेट कर रही है सरकार। यहाँ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट ऑनेस्टी है, ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। ये उसी को ठोकते हैं जो ऑनेस्टी की बात करता है, उसी अफसर को ठोकेंगे जो ऑनेस्टी की बात करता है। इसमें भी वो दिख रहा है कि लास्ट में विजिलेंस ही फंस जाएगी, जहां तक दिख रहा है पूरा केस दिख रहा है। क्योंकि मान लो आरोपी बरी जाते हैं, जमानतें हो जाती हैं इनकी, बरी चले जाते हैं, कल को फिर ये पुलिस के अगेंस्ट कार्रवाई बन जाएगी, विजिलेंस के अगेंस्ट कार्रवाई बन जाएगी, और दबाव तो वो आखिरकार अफसर ही फंसेगा ना। देखिए मैं केस की मेरिट के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहता, पर जिस दिशा में तफ्तीश जानी चाहिए थी और जो एविडेंस की कलेक्शन होनी चाहिए थी, मुझे नहीं लगता कि उस दिशा के अंदर काम हो रहा है। मुख्यमंत्री जी की मुझे पॉलिटिकल विल इस मामले में बहुत कमज़ोर नज़र आती है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों को जो हर तरीके से गलत कार्यों में संलिप्त रहे हैं, उन लोगों को बचाने का पूरा प्रयास जो है वो भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। राठौर साहब, आप खुद इस पूरे मामले को देख रहे हैं, ओपोजिशन के लीडर हैं, ओपोजिशन पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के लीडर हैं, तो आपको लगता नहीं है कि इस पूरे मामले की जांच किसी और एजेंसी के पास चली जानी चाहिए? आप क्या कोई मांग करते हैं? देखिए अगर सरकार ने इसको सही डायरेक्शन के अंदर तफ्तीश नहीं की तो मेरी लीगल राय ये है कि इसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है वो भी डाली जा सकती है, और 482 CRPC के अंदर हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है कि चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए, और फॉर हैंडिंग ओवर द इन्वेस्टिगेशन टू सम अदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अदर देन विजिलेंस, जैसे CBI या और कोई सीनियर एजेंसी। वो भी मांग जो है वो हाई कोर्ट के अंदर की जा सकती है, और मुझे लगता है कि अगले 10-12 दिनों के अंदर अगर हालात ऐसे ही रहे तो हो सकता है कि हाई कोर्ट के अंदर भी इस सारे मामले को लेकर के जाना पड़े। आप जा सकते हैं फिर पूरा मामला लेकर? अगर सब तफ्तीश सही दिशा में नहीं हुई या 173 की रिपोर्ट सही नहीं सबमिट हुई और इन्वेस्टिगेशन के स्कोप को रिस्ट्रिक्ट करने का प्रयास सरकार ने किया तो निश्चित रूप से जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जिस तरह से सरकार के बयान आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, अर्थात सरकार की तरफ से मैसेज दिया जा रहा है कि हरियाणा में भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी ओर बात करें, इस भ्रष्टाचार जो करनाल का हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है, उसमें राठौर साहब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है अभी तक। अगर हम बात करें कि बिल्कुल साफ स्थिति दिख रही है कि आरोपी बचने वाले हैं। देखिए वो तो
आरोपी का बचना या नहीं बचना ये तो क्रिमिनल ट्रायल की बात है, ये फैसला तो कोर्ट करती है, क्योंकि 10-12 दिन पर कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो एविडेंस कलेक्ट किया गया है उसकी एविडेंशियरी वैल्यू पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और मुझे लगता है कि और गहनता से इस मामले की तफ्तीश होनी चाहिए थी। जो सीरियसनेस दिखाई जानी चाहिए थी वो नहीं दिखाई जा रही। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है, हाँ, वो जिसको दवाई जिसको 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 प्रोटेक्ट करने की बात हो रही है। जी, अब भाई ये ब्लू आइड ऑफिसर्स तो रहे हैं, जी, अब सारा प्रयास इस ओर केंद्रित है कि जो गलती से गिरफ्तारियां हो गई इनको बाहर कैसे निकाला जाए, कैसे कानूनी दाव पेच अड़ा करके। अब जैसे कल को 60 दिन के ग्राउंड के ऊपर बेल हो गई, जी, तो यही भाजपा के प्रवक्ताओं से जब आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ, तो उनके पास एक ही जवाब होगा, हमें न्यायपालिका में विश्वास है, न्यायपालिका अपना काम करती है। जी, इसके अलावा वो कोई बात ना जानते ना वो बात बोलेंगे। सवाल ये है कि 60 डेज के अंदर 467, 471, 409, 420 लगा करके चार्जशीट फाइल होती है कि नहीं होती है, ये भविष्य में देखने का विषय है। राठौर साहब, इससे एक बड़ा सवाल जो सामने आया निकल कर, जिस तरह से विजिलेंस ने डीटीपी को पकड़ा, मौके पे 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, और उसके बाद जो मामला खुला तो 14,50,000 रुपये तहसीलदार राजबख्श के पाए गए, जिसके बिहाफ के ऊपर राजबख्श तहसीलदार को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब राजबख्श तहसीलदार की जेबें चेक की गई तो उस समय 80-85,000 रुपये उनकी जेब में से निकले, जिसके बारे में तहसीलदार ने विजिलेंस को बताया। लेकिन वो पैसे जिसके थे वो बंदा भी आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ, तो इससे तो ये सस्पेक्टेड तो होएगी पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन। नेचुरली केस को कहीं ना कहीं दो ही लोगों के ऊपर ला करके ओपन एंड शट करने का प्रयास किया जा रहा है, और सो दैट इन्वेस्टिगेशन को लंबा ना किया जाए, उसके दायरे को लंबा ना किया जाए। अगर 467, 471 ऐड हो गई तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की मजबूरी बन जाएगी कि जिन्होंने उन फर्जी रजिस्ट्रियों से बेनिफिट उठाया है, ऑटोमेटिकली जांच वहां तक पहुंच जाएगी। अब वहां तक अगर जांच को नहीं पहुंचाना तो आप 467 ऐड ही मत करो, 471 ऐड ही मत करो, और उसी लाइन पे चल रहे हैं। राठौर साहब, बहुत सारे जब इन लोगों के वो रिमांड लिए गए, रिमांड लेटर लिखे गए, डिस्क्लोजर थे वो खुलकर सामने आ गए, उसमें काफ़ी लोगों के नाम है, डी डायरेक्टरों के नाम है, जेई के नाम है, डीटीपी विभाग के क्लर्कों के नाम है, तहसील के काफ़ी आरसी क्लर्कों के नाम है, बहुत सारे नाम हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के नाम का पता लगा, एक डायरी का पता लगा जो डीटीपी की डायरी थी। तो ये मामला आपको लग क्या रहा है, ये सब लोग क्या हुआ, क्या इनको छोड़ दिया या जांच में नहीं है, लग क्या रहा है आपको? देखिए, अब क्योंकि कानूनी विषय पे लंबी चर्चा होगी, मैं आपको एक छोटी सी कानूनी विषय के ऊपर चर्चा करता हूँ। एविडेंस जो है कोर्ट के अंदर दो तरह से होता है। एडमिसिबल एविडेंस, जिसको कोर्ट रीड कर सकती है मुलजिम के खिलाफ, जो एडमिसिबल है इन लॉ, और कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जिनको रीड नहीं किया जा सकता मुलजिम के खिलाफ। अब जो कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर रिकॉर्ड करती है, अगर उसके बेसिस पे कोई रिकवरी हो जाए तो वो एविडेंस एडमिसिबल है, और रिकवरी ना हो तो वो एडमिसिबल नहीं है, या रिकवरी पहले हो कन्फेशन बाद में हो तो भी एडमिसिबल नहीं है, तो भी एडमिसिबल नहीं है। आप समझ रहे हैं बात को मेरी? बिल्कुल समझ गया। तो आपने 80,000 रुपये की रिकवरी पहले दिखा दी और फिर कन्फेशन लिख लिया। अब कोई मुझे बताए क्या इसको एविडेंस के अंदर रीड किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इट इज़ हिट बाय सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो ये कानूनी पेचीदगियाँ हैं। करना क्या चाहिए था? करना क्या चाहिए था, कन्फेशनल स्टेटमेंट लिख करके उस 80,000 की रिकवरी कराई जाती तो वो एडमिसिबल हो जाता। इतने से ही छोटे से फर्क से एक एविडेंस मुलजिम के खिलाफ रीड कर सकती थी कोर्ट, एक एविडेंस मुलजिम के खिलाफ रीड नहीं किया जा सकता। अब आम आदमी को नहीं पता इस बारीकी का,
ये हमारे कानून की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैंडेटरी हैं, सीआरपीसी के अंदर दिया ही हुआ सीआरपीसी के अंदर मैंडेटरी हैं। जी। तो सीधा सीधा इस मुकदमे में फौजदारी के वकील के अनुसार की मैं दृष्टि से देखूं तो इट इज अ गुड केस फॉर अ डिफेंस लॉयर। यस अच्छे पैसे अच्छी फीस मिल सकती है उनको। भाई अच्छा केस वो है, अच्छा केस वो है हाँ, जब एक अच्छा क्लाइंट अच्छी ट्रबल में हो और क्लाइंट बरी होने की स्थिति में हो, बरी होने की स्थिति तो में दैट हो। इज अ गुड केस फॉर अ क्रिमिनल लॉयर। तो मुझे लगता है कि ऐसे हालात जो है वो इस सरकार ने पैदा कर दिए हैं। राठौर साहब इसमें एक बड़ा सवाल और खुल के आया कि विजिलेंस पूरे मामले का पट्टा सेव नहीं कर पा रही, मीडिया को बता नहीं पा रही। जब भी प्रश्न किया जाता है नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आपको क्या लगता है दबाव पूरा है? मैंने कहा ना, आप ऐसे खिलाड़ी से सवाल पूछते हो विजिलेंस के, जिसके हाथ बंधे जिसके 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 जो बॉक्सिंग रिंग में तो है हाँ। पर हाथ बंधे हैं, तो कोई जवाब आएगा ही नहीं। राठौर साहब मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि इसमें जनहित याचिका ही डल सकती है, क्रिमिनल केस भी डल सकता है? दोनों आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। PIL भी आ सकती है, 482 भी आ सकते हैं। मेरा सुझाव है कि 482 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर हमें इसके अंदर जाना चाहिए। अगर वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट से, तो ये चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन जो है वो फाइल की जानी चाहिए एंड विद द रिक्वेस्ट टू हैंड ओवर द एंटायर मैटर टू CBI। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें जिस तरह से मांग कर ली है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ने, इस पूरे मामले की जांच CBI से करानी चाहिए। दोस्तों आपको बता दें दो मामले हो चुके हैं करनाल के अंदर। जिला पुलिस में जस हत्याकांड को लेकर CBI की मांग की जा रही है और विजिलेंस करनाल जिले का जो स्टेट विजिलेंस का ऑफिस है वहां पर भ्रष्टाचार के मामले को लेकर CBI की जांच कराई जाने की मांग की जा रही है। तो इसका मतलब राठौर साहब कुल मिलाकर तो ये बात हुई कि आखिरी प्रश्न है कि हरियाणा से भ्रष्टाचार समाप्त होगा या नहीं होगा? क्या लगता है आपको? देखिए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और रिकॉर्ड ये बता रहा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी अफसर पिछले 8 साल के दौरान हमने देखा है उसको सरकार ने पूर्ण रूप से पैट किया है और उसको ज़्यादा प्रमोट किया है जो बड़ा भ्रष्टाचारी भी है और जिसको भ्रष्टाचार करने की बेस्ट टेक्निक्स जिसको आती हैं उनको प्रमोट करने का काम सरकार ने किया है। 650 करोड़ रुपया लगभग अभी तक स्मार्ट सिटी पे लगा है, जिसमें से 160 करोड़ की लाइटें 18 चौकों पर लगाई गई हैं। खट्टर साहब आ जाए, ओपन टेंडर कॉल कर लें कंपनियों से। अगर कोई इसको कह दे कि ये 5, 7, 10 करोड़ से ज़्यादा का काम होगा, वो पैसा कहाँ गया? क्यों साइलेंट है सारे इस बात पे? तो राठौर साहब जो जनहित याचिका अगर मान लो विजिलेंस के भ्रष्टाचार वाले मामले को लेकर डल सकती है तो उसमें तो सारा इंक्लूडिंग हो सकता है। ये देखो, ये तो अलग मसला है, पर मेरा ये मानना है कि ये जो स्मार्ट सिटी के नाम से ब्यूरोक्रेट्स को पावर दे दी गई कि वो फंड को यूज करें, पहली बात तो वो हमारे डेमोक्रेटिक सेटअप के अगेंस्ट है। जब कॉरपोरेशन करनाल में है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करनाल के अंदर हैं, वो क्यों नहीं डिसाइड करें कि करनाल का डेवलपमेंट मॉडल क्या हो? भाई, करनाल शहर की डेवलपमेंट के लिए आपने कॉरपोरेशन बनाया, आपके पास मेयर है, आपके पास कॉरपोरेटर्स हैं। करनाल शहर की डेवलपमेंट हो और मेयर और कॉरपोरेटर उस डेवलपमेंट प्लान के अंदर अपना कोई योगदान ना दें, तो ये डेमोक्रेसी है? लोकतंत्र का सफाया। तो ये लोकतंत्र थोड़ी है, ये तो ब्यूरोक्रेटिक तंत्र है। पैसा लगाए डिप्टी कमिश्नर, प्लान बनाए डिप्टी कमिश्नर, MC जो अपनी वार्ड की लोकल समस्या को समझता है उससे आप चर्चा भी मत करो। जो समझता है कि मेरी गली की क्या समस्या है, मेरे इलाके की क्या समस्या है, वही बताएगा ना। अब सुखीजा जी, आपकी गली में क्या समस्या है आप बताओगे या आपका MC बताएगा कि डिप्टी कमिश्नर बताएगा? नहीं, वो MC बताएगा, जनप्रतिनिधि हैं वो बताएंगे। आपकी गलियों में क्या डिप्टी कमिश्नर करनाल घूमा है? कभी घूमा है? किस लिए बनाया जाता है MC? या तो आप इस सिस्टम को स्क्रैप कर दो। एक भी म्युनिसिपल कॉरपोरेटर करनाल
को चर्चा नहीं है कि स्मार्ट सिटी का फंड कहाँ और कैसे लग रहा है। मेयर को चर्चा नहीं है कि स्मार्ट सिटी का फंड कहाँ और कैसे लग रहा है। तो आपने डेमोक्रेसी की हत्या तो यही कर दी। और डिप्टी कमिश्नर 160 करोड़ की रेड लाइटें म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स के वार्डों में लगा देते हैं, उनको पता भी नहीं है। उनको पता है, ये भी नहीं पता कि कहाँ लगानी है कहाँ नहीं, उनको ये भी नहीं पूछा जा रहा। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या होगी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें पूरा ही गोलमोल चल रहा है और इस गोलमोल का अंत जान लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार इसका अंत क्या है। फिर इसका अंत तो जनता करेगी। इसका अंत 2 साल के बाद जब विधानसभा चुनाव होंगे, जनता को अगर लगेगा कि पिछले 8 वर्षों में भाजपा और उनके तमाम लोगों ने प्रदेश को, हमारे शहर को, हमारे इलाके को लूटने का काम किया, जनता फैसला करेगी। तो डेमोक्रेसी में तो फैसला जनता पे छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल राठौर साहब, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरा का पूरा मामला क्या है। भ्रष्टाचार के मामले को, विजिलेंस के भ्रष्टाचार के मामले को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर चालान पेश होने के बाद तुरंत बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर जनहित याचिका डाल सकते हैं सीबीआई से, इस मामले की जांच कराने की मांग कर सकते हैं। ये पूरे अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप हमारे साथ बने रहना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुगीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.